हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस चैप्टर का आपका और एक क्वेश्चन। इसके पहले अगर आपने इस चैप्टर का कंसेप्ट का वीडियो यानी जहाँ पर आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है और जर्नल एंट्रीज अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो देख लीजिए तो आपको ये सम और अच्छे से समझेगा। तो लेट स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है द फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ संदीप लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। लाइबिलिटीज और एसेट आपको दिए हुए हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो एसेट में दिया होता है विच शोज योर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी होंगे बिकॉज ये कंपनी जो है वो लॉसेस में चल रही है। तो हमें इसको अभी प्रॉपर करना है। अब उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 4 ईयर्स। अरियर्स का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। तो 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना बाकी है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन वॉज सैंक्शनड बाय द कोर्ट एग्रीड बाय द शेयर होल्डर्स। अब उन्होंने जो कैपिटल रिडक्शन का स्कीम में क्या क्या चीज़ें एग्रीमेंट हुई है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी है जिसके लिए हमें जर्नल एंट्री जो है पास करनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा है द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रेड्यूस्ड टू 50 ईच। राइट। प्रेफरेंस शेयर्स को जो है हमें क्या करना है? रेड्यूस करना है। कितने पर लाना है? 250 ईच। राइट। तो पहले देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर दिया था तब उन्होंने कहा था 10% प्रेफरेंस शेयर से ऑफ 100 रीच। मतलब एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ का था पहले। अब उन्होंने क्या कहा कि उसको रिड्यूस करके कितने पर ले आइए? 50 रुपीज़ पर ले आइए। मतलब 50 रुपये हम कम कर रहे हैं। ठीक है। और बाद में वैसे ही कहा है एंड इक्विटी शेयर्स टू 2 ईच। इक्विटी शेयर देखिए बैलेंस शीट में उन्होंने कितने का कहा है? 10 रुपीज़ ईच का है। मतलब 10 रुपये का इक्विटी शेयर था। अब उसको हमें रिड्यूस करके कितने पर ले आना है? 2 रुपीज़ ईच पर ले आने के लिए कहा है। ठीक है। तो हम उसमें 8 रुपीज़ जो है वो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर का कम कर देंगे बिकॉज उन्होंने कहा है कि इक्विटी शेयर्स आर जो है हमें रिड्यूस करके कितने पे ले आना है? 2 ईच बोला है। मतलब 10 को 2 पर बना दीजिए। मतलब 8 रुपये क्या हो गए? कम हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा है बोथ बीइंग फुल्ली पेड। मतलब ये जो नए वैल्यूज़ पर आप लेकर आ रहे हो यही उसका फुल्ली पेड वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पर फेस वैल्यू भी चेंज हो रहा है आपका और पेड अप वैल्यू भी चेंज हो रहा है। राइट। तो उस हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री क्या करने वाले? पास करने वाले। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स 3/4 ऑफ टू बी वेव्ड ऑफ। राइट। एंड रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है हमारा प्रेफरेंस देखिए उन्होंने क्या बोला था? प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 4 साल का पेंडिंग था। राइट। उसमें से हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला 3/4 जो है वो हम क्या करेंगे? वेव ऑफ करने वाले। तो वेव ऑफ होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमें कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि इसकी कोई एंट्री आती नहीं है। डायरेक्टली हमें जो एंट्री पास करनी है वो ओनली जितना पार्ट पेड हुआ है उसके लिए करनी होगी। तो ये भी हम कैलकुलेशन देखेंगे जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा द डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट 6,50,000 इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए उन्होंने क्या कहा है कि डिबेंचर होल्डर्स जो है वो उनका जो टोटल क्लेम कितने का है यहाँ पर? 7,50,000 का। सो फॉर दैट वो लोग क्या कर रहे हैं? आपको प्लांट एंड मशीनरी को वो ले जाएंगे। राइट। कितने वैल्यू पर? 6,50,000 पर अपने पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम के लिए। और बचा हुआ जो क्लेम है वो उसके बदले क्या लेंगे? डिबेंचर्स लेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ऊपर से एंट्रीज खाली एडजस्टमेंट्स देख रहा हूँ। हम लोग जब जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तब हम डिटेल में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 20,000। तो क्रेडिटर्स जो है यानी हमारी लायबिलिटी वो अपना क्लेम 20,000 रुपये से क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन में के थ्रू शो करेंगे। बिल्स पेएबल को उन्होंने कहा है टू बी पेड इमीडिएटली। उसके बाद उन्होंने कहा गुडविल, पेटेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ एंटायरली। तो हमारे जो फिक्टिशियस एसेट्स है उनको हमें क्या करने का है? उन्होंने रिटर्न ऑफ करने के लिए कहा है। तो वो एसेट्स को हम कैंसिल कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा द फॉलोइंग एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड। राइट। एज अंडर फर्नीचर का वैल्यू उन्होंने कहा 25,000। तो पहले देखिए 35 था, अब वो 25 हो गया। मतलब 10,000 रुपये क्या हो गए? कम हो गया है। तो याद रखिए यहाँ पर हमें वो 10,000 को रिकॉर्ड करना है कि जितने वैल्यू से वो एसेट जो है वो क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है या जितने वैल्यू से वो बढ़ जा रहा है हमें उस वैल्यू पे उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 कम हो गया हम देख पाएंगे। राइट। तो उसके हिसाब से हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। टू एसेट का नाम आता है। राइट। उसके बाद उन्होंने कहा स्टॉक इन ट्रेड वैसे ही पहले यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड 80,000 था, अब 68 हो गया। तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो गया? वैल्यू
कम हो गया है, तो उस हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में भी हमें कंपेयर करना है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर दिया था 6,50,000, अब यहाँ पे दिया है 5,80,000। स्टॉक एंड तो वो भी कम हो गया है। उसके बाद स्टॉक सन्डी डेटर्स में देखिए, पहले यहाँ पे सन्डी डेटर्स आपके थे 90,000, अब हो गया है 80,000, तो ये भी क्या हो गया, कम हो गए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कैपिटल रिडक्शन के थ्रू जर्नल एंट्री में शो करेंगे। फिर उन्होंने कहा ए सिक्योर्ड लोन ऑफ ₹1,50,000 एट 12% पर एनम इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय मॉर्गेजिंग लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब हम लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज करके यानी कि गिरवी रखकर हम क्या कर रहे हैं, एक लोन ले रहे हैं, कितने का, 1,50,000 का। तो ये लोन जब हम लोग लेते हैं तब उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी होगी। और ये लोन लेकर हमने क्या किया, इस पैसे को हमने यूज़ किया है, उन्होंने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल और रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 रुपीज़ पे करने के लिए। तो ये लोन के पैसे से हम ये 3 चीज़ें क्या करने वाले हैं, पे करेंगे। ठीक है, तो अभी एक एक करके हमें इन सब की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव स्कीम एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ संदीप लिमिटेड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जनरली इस चैप्टर के अंदर आपको 3 चीज़ें पूछी जा सकती है। फर्स्ट इज जर्नल एंट्री, सेकेंड टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लेजर, और एक बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम आपको जर्नल एंट्री पूछा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मेंशन नहीं किया है। ठीक है, राइट, और आपको उन्होंने बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो हम यहाँ पे अभी 2 चीज़ें बनाएंगे, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री में इन द बुक्स ऑफ संदीप लिमिटेड, कंपनी का नाम ऊपर लिख देता हूँ मैं। उसके बाद जर्नल एंट्रीज, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पर भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि हम लोग इसके एक एक करके जर्नल एंट्री पास कर सकें। सबसे पहले हमें यहाँ पे किस चीज़ की एंट्री पास करनी है, प्रेफरेंस शेयर। तो एज डिस्कस प्रेफरेंस शेयर के लिए उन्होंने क्या कहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को हमें रिड्यूस कर देना है, कितने पर, 50 पर। तो समझ लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कि पहले प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ का था, अब उन्होंने कहा है कि उसे रिड्यूस करके कितने पे ला दीजिए, 50 पे ला दीजिए। मतलब कम कितने से हो रहा है, वो 50 से कम हो रहा है। तो हमें उस चीज़ के लिए एंट्री पास करनी है, राइट। और नए ये जो 50 पर आप रिड्यूस करके उसे ले आ रहे हो, तो 50 रुपीज़ अब उसका क्या हो जाएगा, नया वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग एंट्री जब पास करेंगे तो यहाँ पर हमें समझना है कि उन्होंने बोला है कि बोथ बीइंग फुल्ली पेड। इसका मतलब ये जब आप 50 पर उसके रिड्यूस करके ला रहे हो तो वो 50 ही उसका क्या हो जाएगा, फुल्ली पेड वैल्यू हो जाएगा आपसे, मतलब फेस वैल्यू चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से जब फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों चेंज होते हैं तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो वो हम पास करेंगे। तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर को मुझे डेबिट कर देना है, न्यू प्रेफरेंस शेयर को मैं क्रेडिट करूंगा, और जितना डिफरेंस है वो कम हुआ है, राइट, यानी 50 रुपीज़ से वो रिड्यूस हो गया ना, तो वो हम कहाँ शो करने वाले हैं, कैपिटल रिडक्शन में। तो मेरी एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल डेबिट होगा ओल्ड वाले, न्यू प्रेफरेंस शेयर जो है यानी कि 50 के हिसाब से वो हम क्रेडिट कर रहे हैं, और जो डिफरेंस 50 है वो हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, अब ये लेने का एकदम आसान तरीका क्या होता है, आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से सोचिए। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस शेयर कहा है 4 लाख रुपीज़, राइट। तो 4 लाख रुपीज़ जब आप देख रहे हो तो एक शेयर कितने का है, यहाँ पर 100 रुपीज़। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4000। तो ये जो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था वो 4000 इंटू 100, ओरिजिनल जो था वो कैंसिल हो जा रहा है, तो 4000 इंटू 100 4 लाख आ जाएगा। और हमारे जो नए प्रेफरेंस शेयर है वो क्या है, 4000 शेयर्स इंटू अभी कितने के हो गए, वो 50 रुपीज़ के हो गए। तो 4000 शेयर इंटू 50 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। और 4000 शेयर के पीछे हमारे 50 रुपीज़ जो है वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो 4000 शेयर इंटू 50 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी सकते हैं। एक बार आप नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए, वो नंबर ऑफ शेयर्स तीनों में कॉमन रहेगा। 4000 इंटू ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज़, 4000 इंटू न्यू वैल्यू यानी 50 रुपीज़, और 4000 इंटू कितने से कम हुआ, वो 50 रुपीज़ से, तो वो कैपिटल रिडक्शन में आएगा। तो इससे आपको अमाउंट्स के लिए ईजी हो जाता है। हम नरेशन में उसी हिसाब से लिख देते हैं, बीइंग 4000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, पहले 100 के थे, अब रिड्यूस होकर 50 हो गए, और डिफरेंस 50 जो हमने वो कैपिटल रिडक्शन में लिखा है। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम इक्विटी शेयर के लिए। तभी आगे उन्होंने इक्विटी शेयर में क्या कहा, 10 रुपीज़ के शेयर को कितने पर आ दिया है, उन्होंने 2 रुपीज़ पर ला दिया। मतलब कितने से डिफरेंस कम हो गया, 8 रुपीज़। तो ये 8 रुपीज़ हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो सेम तरीके से हम इक्विटी शेयर के लिए भी एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर का वैल्यू उन्होंने कितना कहा है, 10 लाख रुपीज़, और एक शेयर है आपका 10 रुपीज़ का। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 1 लाख। तो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2 न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, और डिफरेंस जो है वो 8 रुपीज़ का आपका कैपिटल रिडक्शन में जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले एज हमने डिस्कस किया
10 लाख रुपीज़ के अमाउंट था टोटल, एक शेयर 10 रुपये का था, तो मैंने 10 रुपीज़ से डिवाइड करूँगा, मतलब एक जीरो हटा देता हूँ, तो 1 लाख शेयर है मेरे, तो तीनों में 1 लाख 1 लाख 1 लाख आएगा। 1 लाख इंटू ओरिजिनल वैल्यू कितना था 10, तो वो 10 लाख हो जाएगा। 1 लाख इंटू न्यू वैल्यू कितना है, उन्होंने बोला 2 रुपीज़, तो 1 लाख इंटू 2 करूँगा तो 2 लाख आ जाएगा। और कैपिटल रिडक्शन जो है वो हमारा 1 लाख इंटू 8 रुपीज़, राइट, जितने से कम हो गया वो हमारा आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। जर्नल एंट्री नरेशन लिख देते हैं उस हिसाब से ही, बीइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच रेड्यूस टू 2 ईच। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें दिया है उसका एंट्री। ओके, उसके बाद देखिए क्या कहा है, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड जितना आपका पेंडिंग था, तो अभी कितना पेंडिंग था, तो जरा अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए। 4 साल का उन्होंने बोला था प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स में है, राइट, तो एक हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। 4 लाख रुपीज़ का आपका प्रेफरेंस शेयर्स है, उसके ऊपर डिविडेंड कितना है 10%, 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा 40,000, बराबर है। और इस तरह से 4 साल का बाकी है, तो 40,000 एक साल का आपका 10% हो रहा है ना, तो वैसे 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना बाकी है कंपनी का, राइट, तो 40,000 इंटू 4 कर देंगे हम, तो 4 ईयर्स का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,60,000। अब इस 1,60,000 में से वो क्या बोल रहे हैं, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि टोटल अमाउंट, आई होप कैसे आपको आया, 1,60,000 क्लियर है। एक साल का 4 लाख पर हम 10% निकालते हैं 40,000, और इसको इंटू 4 कर देते हैं क्योंकि 4 साल का पेंडिंग है, तो 4 साल की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 1,60,000। इसमें से वो बोल रहे हैं 3/4, यानी 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे, उतना अमाउंट क्या हो रहा है, वेव ऑफ हो रहा है। वेव्ड मतलब माफ़ कर दिया, कंपनी जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड को वो पे करेगी नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड है वो माफ़ कर दिया अमाउंट, ठीक है, तो अभी हमें वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री आती ही नहीं है, ये हमने कंसेप्ट में देखा है, ठीक है, तो वेव ऑफ हो जाता है, उसकी कोई एंट्री आती नहीं है। कितने का एंट्री पास करना है, रिमेनिंग अमाउंट का। अब 3/4 मतलब कितना, 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 करोगे तो अमाउंट आएगा आपको 1,20,000, वो 1,20,000 आपका माफ़ हो गया है। टोटल अमाउंट आपका कितना था 1,60,000, उसमें से 1,20,000 माफ़ हो गया है, तो बचा कितना 40,000 रिमेनिंग अमाउंट है, राइट, वो आपको उन्होंने क्या बोला है, इज टू बी पेड इन कैश। अब प्रेफरेंस डिविडेंड जब भी आप पे करोगे तो वो ऑलरेडी आपके लायबिलिटी में तो था नहीं, राइट, लायबिलिटी के लिस्ट में आपको दिख रहा है कि अरियर्स इन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो हम उसको डेबिट नहीं कर सकते। तो हमने कंसेप्ट में देखा है कि वेन एवर प्रेफरेंस डिविडेंड इज वेव्ड ऑफ, माफ हो जाता है, तो नो एंट्री, और अगर पे करना पड़ा तो हम कहाँ से पे करेंगे, कैपिटल रिडक्शन से। सो हमारी एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे कर रहे हैं हम लोग, वो रिमेनिंग अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था, राइट, टोटल अमाउंट हमारा 1,60,000 था, उसमें से 3/4 यानी कि 1,20,000 माफ हो रहा है, और बचा हुआ 40,000 जो है वो हमें पे करने के लिए कहा। हम नरेशन में मेंशन करेंगे बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स इन प्रेफरेंस डिविडेंड पेड या प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स पेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला था उन्होंने, द डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट 6,50,000। अब यहाँ पे जरा आप समझिए डिटेल में, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा डिबेंचर होल्डर्स जो है वो हमारे प्लांट एंड मशीनरी को टेक ओवर कर रहे हैं, कितने वैल्यू पर 6,50,000, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा इन द पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम, इससे उनका पूरा क्लेम सेटल नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए प्रेफरेंस डिबेंचर का वैल्यू था कितना 7,50,000, बट वो हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितने में लेके जा रहे हैं 6,50,000 में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनका और पैसा बचेगा। वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए उन्होंने क्या बोला है 14% डिबेंचर्स हमें उनको देने हैं, बराबर है। बट ये और एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, आप ये मत सोचिए कि 7,50,000 और 6,50,000 मतलब 1 लाख बच रहा है, राइट। आप यहाँ पे देखिए 12% डिबेंचर्स टोटल थे, कितने अमाउंट का 7,50,000 जिन्हें हमें पे करना है। बट कैसे पे कर रहे हैं हम लोग तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर 12% डिबेंचर्स जो है जिनको हम पे करने वाले, हम क्या दे रहे हैं उनको, प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखिए जरा, आपका प्लांट एंड मशीनरी है कितने का 6 लाख रुपीज़ का, कितने का है 6 लाख, बट वो कितने में लेके जा रहे हैं 6,50,000 का। तो यहाँ पर कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारे 6 लाख के एसेट को वो कितने पे लेके जा रहे हैं, डिबेंचर होल्डर 6,50,000 में लेके जा रहे हैं, राइट। तो अपना तो फ़ायदा हो गया। तो वो जो हमारा गेन हो रहा है कंपनी का, वो हम कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट करेंगे उसके लिए। तो उस चीज़ के लिए आपको कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना है। और फिर जो उन्होंने कहा कि बैलेंस अमाउंट जो बच जाता है उसका आप क्या दीजिए, उनको 14% डिबेंचर देंगे कंपनी, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे।
तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर हम 12% डिबेंचर्स जो है उनको पे ऑफ कर रहे हैं, बट पे ऑफ करते समय क्या हो रहा है कि जब हम उनको प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं तो वो हम 6,50,000 नहीं लिख सकते प्लांट एंड मशीनरी। क्यों? क्योंकि हमारे बुक्स में तो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, 6 लाख का ही है। तो हम यहाँ पे 6,50,000 कैसे लिखे? हमारे पास है ही 6 लाख का एसेट और हम 6,50,000 का कैसे क्रेडिट कर सकते हैं? तो इसीलिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख ही आएगा। जो 50,000 वो ज़्यादा में लेके गए वो हमारा फ़ायदा है, तो वो हम कैपिटल रिडक्शन में शो करेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस बच जाता है उसके बदले हम डिबेंचर देंगे, ठीक है। तो हमारी 12% डिबेंचर जो ओरिजिनल थी वो कितने के थे, 7,50,000। हमने जो प्लांट एंड मशीनरी उनको दिया उसकी असली कीमत कितनी थी, 6 लाख, बट वो 6,50,000 पर लेकर गए हैं, इसीलिए हम 50,000 बाद में कैपिटल रिडक्शन में शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 यहाँ पे जब मैं लेता हूँ तो 6 लाख और 50,000, तो 6,50,000 हो गया। और यहाँ पे हमारा टोटल लायबिलिटी 7,50,000 का था, तो 7,50,000 का टोटल डिबेंचर्स था, उसके बदले हमने 6,50,000 तो हमने उनको दिया, किससे, प्लांट का, राइट। बचा 1 लाख, वो हमारा किधर से आएगा, वो हमारा जो है वो बैलेंस हो जाएगा, वो उसको हम कहेंगे 14% डिबेंचर्स हमने उनको दिए। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं इस साइड ले लेता हूँ। यहाँ पे नरेशन हम लोग लिख देंगे, बीइंग 12% डिबेंचर्स जो थे हमारे वो सेटल कर दिए हमने। अब आगे की एंट्रीज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5th एंट्री में हमें नेक्स्ट आगे देखना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट हो गए हमारे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 20,000। तो हमारे जो टोटल क्रेडिटर्स यहाँ पे आप देख पाएंगे 1,40,000 के है, बट उसमें से वो लोग एग्री हो गए कि हम लोग हमारा 20,000 क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो हमारा फ़ायदा है। तो जब भी देखिए कंपनी का फ़ायदा होता है, यानी कि हमें कोई भी हमारे लायबिलिटीज़ जो है वो अगर हमें कोई कंसेशन देते हैं या हमारा कुछ वे ऑफ कर देते हैं तो कंपनी का फ़ायदा होता है, तो उस समय हम लोग कैपिटल रिडक्शन क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। फ़ायदा हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना है जनरल एंट्री में, नुकसान हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर एंट्री हो रही है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितने अमाउंट के लिए, 20,000 रुपये, तो वो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं। बहुत ही ईजी, नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग रिडक्शन इन द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स। आप इनको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, एंट्री राइट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, उन्होंने कहा आगे कंटिन्यू में कहा था बिल्स पेबल आर टू बी पेड इमीडिएटली, बिल्स पेबल को हमें पे करने का, लेकिन हम लोग फिलहाल उसको पे नहीं कर रहे। द रीज़न इज़ हम लोगों को उन्होंने बोला है कि हम लोग लोन लेंगे उसके बाद पे करने वाले, राइट। तो इसके लिए फ़िलहाल मैं वो बिल्स पेबल को पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोन के पैसे आने के बाद हम बिल्स पेबल पे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं। आगे हमें कहा कि गुडविल, पेटेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आप देख पाएंगे गुडविल 25,000 का है, पेटेंट्स 15,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस 8,20,000 का है, राइट। तो ये सबको उन्होंने क्या कहा है, रिटर्न ऑफ करना है, मतलब वो सब क्या होने वाले हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी हमारे एसेट होते हैं उनको अगर कैंसिल कर रहे हैं तो वो एसेट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू 1 बाय 1 वो सारे एसेट्स के नाम हम क्या कर रहे हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं उनको हम क्रेडिट करते जाएंगे। तो टू गुडविल, राइट, अमाउंट कितना है गुडविल का, 25,000। अब मैं कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि जितने भी मेरे एसेट्स कैंसिल हो रहे हैं उन सबका मिला के एक साथ मेरा नुकसान में लिए रिकॉर्ड करूंगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, ठीक है। तो टू गुडविल, उसके बाद पेटेंट्स हमारा 15,000 है यहाँ पे, राइट। बैलेंस शीट में जो दिया है क्वेश्चन में वही वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा वैल्यू रिड्यूस करने के लिए कहा है उन्होंने, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना है, 8,20,000 और शेयर इश्यू एक्सपेंस, ठीक है, 45,000 का। अब याद रखिए कि ये क्वेश्चन में जो इमेज हमारे एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट, ये अगर एडजस्टमेंट में ना भी बोला हो रिटर्न ऑफ करने के लिए तो भी आपको करना ही होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमारे एसेट्स के वैल्यू जो जो कम हुए होंगे उन सबको भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो वहाँ पे फ़ायदा है, तो वहाँ पे एंट्री होती है एसेट टू कैपिटल रिडक्शन। लेकिन अगर एसेट के वैल्यू कम हुए हैं तो ये कैपिटल रिडक्शन टू एसेट ही आने वाला है, तो मैं इसी के साथ एंट्री पास कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, इतना आप लिख दिया, उसके बाद अलग से वापस एंट्री करोगे तो भी चलेगा और साथ में ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्नीचर 25,000 हो गया, तो फर्नीचर पहले 35 था अब 25 हो गया, मतलब 10,000 कम हो गया, तो ये भी नुकसान है हमारा। तो हम टू फर्नीचर लिख देते हैं 10,000। उसके बाद अगर स्टॉक इन ट्रेड दिया है आपको 68, तो पहले था 80 और अभी 68 हो गया, तो मतलब ये भी कम हो गया, कितने अमाउंट से, 12,000, तो वो भी मैंने लिख दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 5,80,000 हो गया, पहले कितना था लैंड एंड बिल्डिंग, 6,50,000, तो ये भी वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया है, तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे, राइट। कितने अमाउंट से, 70,000, तो 6,50,000 माइनस 5,80,000 करूँगा तो हमें पता चला कि 70,000 कम हो गया। उसके बाद डेटर्स में पहले डेटर्स था 90,000, अब हो गया रेड्यूस होकर 80,
तो ये 10,000 से कम हो गया, तो हम डेटर्स को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी एसेट दिए आप देखेंगे तो सबका वैल्यू कम ही हुआ है, इसीलिए सब क्रेडिट में आ रहे हैं। बट मान लीजिए कि एक आधा एसेट अगर बड़ा होता तो फिर उसका एंट्री आपको अलग से पास करनी पड़ती हो, क्योंकि उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री हो जाती है एसेट टू कैपिटल रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर कम ही हुआ है सबका, इसीलिए हम एक साथ ही कर दे रहे हैं। ठीक है, नरेशन में आ जाएगा और इन सब का टोटल करेंगे क्रेडिट का, तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में टोटल आ जाएगा, राइट, 10,07,000। तो इन सब के क्रेडिट में जो जो आपने वैल्यूज़ लिए उनका टोटल करके आप यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिखेंगे, और नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको आगे क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर जी में उन्होंने कहा था हमने लोन लिया है, राइट। तो जब भी आप लोन लेते हो तो आपके लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी क्रिएट होती है, और हमने पहले से सीखा है कि हमारे लिए कोई भी एसेट अगर जनरेट हो रहा है या क्रिएट हो रहा है या हम परचेस कर रहे हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और कोई लायबिलिटी अगर हम लोगों की बनती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने लोन लिया है तो वो लोन हमारे लिए क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। और हम लोग जब लोन लेते हैं तो हमारे लिए पैसे आते हैं, राइट। हमने बैंक से लोन लेते हैं मतलब हम लोग, बैंक हमें पैसे दे रही है कुछ उधार पे, तो हमारे लिए पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू हमारी वो लायबिलिटी बन गई। तो एंट्री क्या बनेगी इस चीज़ के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योर्ड लोन। और यहाँ पे परसेंटेज भी दिया था हमें, 12% का लोन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सिक्योर्ड लोन कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मॉर्गेज लोन है, राइट, और यहाँ पे बताया है सिक्योर्ड लोन लिया है हमने, तो 12% सिक्योर्ड लोन। कितने अमाउंट का लिया हमने, 1,50,000, तो वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, नरेशन में लिख देंगे बीइंग लोन ऑब्टेन्ड अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। अभी उसके आगे उन्होंने क्या बोला कि ये लोन लेने के बाद हमने क्यों लिया है लोन, टू रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था, 50,000, तो वो हम लोग पे कर देंगे। अभी बिल्स पेबल पे करना है 35,000 का, और हमारा रिकन्स्ट्रक्शन ये प्रोसेस है पूरा, उसका खर्चा हो रहा है 15,000 रुपीज़, वो भी हमें स्पेंड करना है इसमें से। तो ये जो लोन के पैसे आए हैं इससे हमें ये 3 खर्चों को पे करने के लिए कहा है, तो अभी वो पेमेंट कर देते हैं हम लोग। तो कोई भी पेमेंट करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा और वो एक्सपेंस हम लोग डेबिट करते हैं, राइट। तो हम लोग लायबिलिटी पे करते हैं तो वो लायबिलिटी का नाम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो जो लायबिलिटीज़ हमें पे करने के लिए कही है वो हम सारे डेबिट करेंगे। तो वापस से क्वेश्चन ले लेता हूँ, कौन सी लायबिलिटी को पे करने के लिए कहा हमें, बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था, 50,000, तो यहाँ पे मैं पे करूँगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, राइट। और क्या पे करना है हमें, बिल्स पेएबल, राइट। और हमारा रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अगर पे करते हैं तो उसको तो हमने यहाँ पे हमारे लायबिलिटी में है नहीं, तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो हमारे लायबिलिटी के लिस्ट में नहीं है बट हम लोग पे कर रहे हैं या हमारा कोई एक्सपेंस है, तो वो हमारा कहाँ से जाएगा, कैपिटल रिडक्शन से। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा उसके लिए, किसके लिए, ये 15,000 जो रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कहा है उसके लिए हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। और ये तीनों मिला के हम पे करने वाले हैं, तो टू बैंक हो जाएगा। अब 1 बाय 1 उनके अमाउंट लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा था 50,000, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स था हमारा, राइट, सॉरी बिल्स पेबल था हमारा 35,000, और कैपिटल रिडक्शन यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस थे हमारे 15,000। कुल मिला के टोटल हमने कितना पे किया वो यहाँ पर हमने लिख दिया, नरेशन में उसी हिसाब से हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गए हमारे सारे एंट्रीज, लेकिन इसके अलावा हमेशा आप याद रखेंगे कि एक और एक एंट्री आपकी आएगी, वो होगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो आपका है, इसको क्लोज करके एक बैलेंस आया होता है, और उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रिजर्व में, राइट। तो उसकी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो उसका आप क्या करेंगे, एक लेजर अकाउंट बना सकते हो, या आपको अगर ओरली जमता है कि जहाँ जहाँ पे वो जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ होगा वो सबको आप ऐड करेंगे, जहाँ जहाँ पे क्रेडिट हुआ रहेगा उसको आप माइनस करेंगे, तो वो बैलेंस करके आप फाइंड कर सकते हो। या तो फिर आप लेजर अकाउंट बना लीजिए नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल तरीके का आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो आपको वहाँ पे बैलेंस मिलेगा कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में। तो जहाँ जहाँ पर जर्नल एंट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जर्नल एंट्री लिखा था, राइट। तो जहाँ जहाँ पे वो जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ होगा उसके डेबिट में हम ये सारे नाम लिख देंगे। अगर ये क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में लिख दूंगा क्रेडिटर। तो उस तरह से हमें एक एक चीज़ों को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के लेजर में इस तरह से आप लेजर बना सकते हो, और उस लेजर में आप लिख दोगे, और वो लिखने के बाद जब आप टोटल करते हो तो वहाँ पे एक आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा, और उस बैलेंसिंग फिगर के लिए एंट्री पास करनी होगी। तो यहाँ पर जब आप वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तो आपका जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आपको डेबिट साइड में, मतलब क्रेडिट का टोटल बड़ा मिलेगा आपको, डेबिट का टोटल कम मिलेगा। तो मैं डेबिट साइड में उसके लिख दूंगा
बैलेंस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे मोस्ट ऑफ सब सम में आपको डेबिट में ही बैलेंस आएगा और उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री आएगी आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और वो जो डिफरेंस आएगा आपको अमाउंट का वो आपका 8000 का होगा। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख देते हैं 8000। ठीक है, तो ये एक एंट्री आपको मिस नहीं करना है, वो आपको एडजस्टमेंट में नहीं बोली होगी, वो जब आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तो उससे आपको मिलेगा। बट इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बताने बोला नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताकर शो नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले के क्वेश्चंस में आपने अगर देखा होगा वीडियोस तो वहाँ पे आपको किस तरह से बनाना है वहाँ पे सिखाया गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का कि हमने जर्नल एंट्रीज बना लिए। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। कई बार आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए प्रॉब्लम होता है और कुछ कुछ स्टूडेंट्स को इजी भी होता है, क्योंकि अगर आपने पहले अर्लियर कोई चैप्टर्स में अगर बैलेंस शीट बनाया है कंपनीज़ का बोले फॉर्मेट के हिसाब से, तो आपको वो सेम फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो करना होता है। ठीक है, तो अभी सब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट के आपका जो मेन फॉर्मेट होता है जहाँ पर आप कंपनी का नाम लिखते हैं, बैलेंस शीट एंड रिड्यूस वर्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के एडजस्टमेंट होने के बाद हम लोग हमारे नए बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे एंड रिड्यूस करके वर्ड लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, नोट और रुपीज़, और यहाँ पर हम लोग नोट नंबर, ये हमारे नोट्स टू अकाउंट है तो उनका नोट नंबर यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों को, या कंपनी बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है। तो एक एक करके हम लोग एलिमेंट्स लेंगे, उसके हिसाब से नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो यहाँ पर मैं भी दिखाऊंगा, बट उसके लिए आपकी बेस होंगी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो आपने अभी बनाया है उसकी मदद से, और क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दिया था उसकी मदद से हम लोग बैलेंस शीट शुरू करेंगे। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट के लिए आपको सबसे पहले उसका जो पूरा फॉर्मेट है कि आपके इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में क्या आता है, एसेट्स में क्या आता है, वो सारे हेडिंग्स ऑर्डर में आपको याद होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑर्डर में ही लिखना होता है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस में ही आप जाओगे। हाँ, बट उस सीक्वेंस के अंदर अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको आप स्किप कर दो, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, वैसा आपको जाना होता है। तो उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कंपनी अकाउंट्स का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपका हेडिंग आएगा पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी। राइट, यहाँ पे मैं नोट्स का नाम भी लिख दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर सबसे पहला हेडिंग क्या आता है, हमारे 3 हेडिंग्स आते हैं। राइट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। राइट, तो सबसे पहले हेडिंग शुरू करेंगे हम लोग शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर 2 हेडिंग्स आते हैं हमारे इंपॉर्टेंटली सम के लिए, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ शेयर कैपिटल। अब वो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है, तो ये सारी चीज़ों को हमें शो करना है, तो वो हम नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे और टोटल करके शेयर कैपिटल कितना हो जाता है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब एक एक लायबिलिटी का अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे, इक्विटी शेयर का या प्रेफरेंस शेयर का या कोई भी लायबिलिटी का, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी लायबिलिटी का वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट में से उसका अमाउंट लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर में लिखता हूँ, तो प्रेफरेंस शेयर के लिए मैं पहले बैलेंस शीट में से उसकी अमाउंट लूँगा कैलकुलेटर पर। उसके बाद जहाँ जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर अगर डेबिट हुआ होगा उसको मैं माइनस करूँगा, जहाँ जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा उसको प्लस करूँगा। तो कोई भी लायबिलिटी वाले आइटम के लिए आपको बैलेंस शीट में उसकी अमाउंट कितनी लिखनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले बैलेंस शीट से अमाउंट लीजिए, उसके बाद डेबिट में वो लायबिलिटी अगर आई है तो उसको आप माइनस करेंगे, अगर वो लायबिलिटी क्रेडिट हुआ है तो उसको प्लस करेंगे। सेम फॉर एसेट, पहले बैलेंस शीट में उसका अमाउंट लीजिए उसका, उसके बाद अगर वो डेबिट हुआ है तो उसको प्लस करेंगे एसेट को, और अगर वो एसेट क्रेडिट हुआ है तो उसको माइनस करेंगे, और उसके बाद उसका वैल्यू कितना आ रहा है वो आपको बैलेंस शीट में लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी स्टेप है। राइट, अगर आप 2-3 सम्स के लिए प्रॉपरली फॉलो करते हो, 2-3 सम्स के लिए प्रॉपरली देखते हो, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ईजी हो जाएगा। राइट, तो जल्दी जल्दी आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो सबसे पहले अभी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमारा यहाँ पे नोट, उसके अंदर क्या आएगा, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर 2 थे। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल की। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा अमाउंट कितना आएगा, राइट, तो उसके लिए पहले जर्नल एंट्री आप देखिए। तो हमने जो जर्नल एंट्री अभी पास की, यहाँ पे देखिए मैंने सारी जर्नल एंट्रीज जो हमने यहाँ पे पास की और क्वेश्चन दोनों मैंने आपके लिए ले लिया है। तो इक्विटी में देखिए पहले अमाउंट कितना दिया था हमारा 10 लाख। राइट, तो 10 लाख के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इक्विटी में, तो पहले 10 लाख था, यहाँ पे वो डेबिट हुआ है। राइट, तो वो 10 लाख माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ इक्विटी शेयर। राइट, तो वो प्लस हो जाएगा, क्रेडिट हुआ मतलब प्लस करना है, तो 2 लाख रुपीज़ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का आया। इसके अलावा और कहीं पर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे क्वेश्चन में, मतलब हमने जर्नल एंट्री में लिया है क्या, नहीं है, तो हमारे इक्विटी शेयर का फाइनल अमाउंट कितना है 2 लाख। तो यहाँ पे मैं 2 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका 2 लाख।
ठीक है। वो होने के बाद हम लोग आ जाते हैं आगे। तो वो 2 लाख के बाद अब मुझे क्या करना है, तो वापस से देखिए 2 लाख लिखा हमने, बट यहाँ पे लिखते समय हम लोगों को पता है कि हमारे जो शेयर हमने जर्नल एंट्री करते समय देखा था ना कि 2 रुपीज़ के हिसाब से लिखा था, राइट। तो 1 लाख शेयर, 2 लाख अमाउंट है, एक शेयर कितने का है, 2 रुपीज़ का, तो उस हिसाब से टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर हो जाएंगे। तो 1 लाख शेयर इंटू 2, अगर वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमने ऑलरेडी देखा अभी कि पहले प्रेफरेंस शेयर कितने का था आपका 4 लाख, उसके बाद यहाँ पे कितना बोला है आपको 4 लाख हुआ डेबिट, मतलब वो माइनस हो जाएगा तो 0 हो गया। उसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख ऐड किया तो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगेन ले लेते प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख। अब एक शेयर प्रेफरेंस शेयर आपका भी नया कितना हो गया है 50 रुपीज़ का, तो उसके हिसाब से अगर आप डिवाइड करोगे तो भी आपको नंबर ऑफ शेयर मिल सकता है। और अगर आपको पता है ब्रैकेट में हमने लिखते समय क्या लिखा था तो उस हिसाब से लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टोटल कर देना हमको, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मिला के टोटल हमारा शेयर कैपिटल कितने का हो गया 4 लाख। आई होप इट इज़ क्लियर। जर्नल एंट्री में जब हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर लिखा था तब अगर वहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिखा होगा, यहाँ पे आपने बताया था ना नंबर ऑफ शेयर इनटू ये, तो वही नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे जो आया होगा, राइट, क्रेडिट वाले में प्रेफरेंस शेयर में, क्रेडिट वाले में इक्विटी शेयर में, वही नंबर ऑफ शेयर वहाँ पर हमें क्या करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे ये हमने शेयर कैपिटल लिख दिया। शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस क्वेश्चन के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई पहले से बैलेंस शीट में रिजर्व था क्या, पहले हमें वो चेक करना है, और अगर वो नहीं है तो फिर जर्नल एंट्री में अगर कोई नया रिजर्व बना है तो वो हमें लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में अगर आप देखें प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और बाकी लायबिलिटीज़ है, कोई भी रिजर्व कंपनी के पास पहले से नहीं था, ठीक है। बट हमेशा याद रखिए कि ये सब में जब आप लास्ट एंट्री जो आप करते हो ना, तो वो जो बैलेंस कैपिटल रिडक्शन के अंदर आया होता है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो वो रिजर्व जो आपका क्रिएट हुआ है वो आपको अभी नए बैलेंस शीट में लेना होगा, राइट। तो अभी कैपिटल रिजर्व के लिए सर आपने वो जो बताया था फॉर्मूला उसका यूज़ करेंगे, तो हाँ वैसे ही देखिए ना, पहले कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं था तो वो 0 हो गया, फिर वो क्रेडिट हुआ है मतलब वो प्लस होगा 8000, राइट। तो आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर अमाउंट कितना दिखेगा, 8000 करके आपका दिखना चाहिए, ठीक है ना, राइट। नहीं तो आप ये बोलेंगे सर बैलेंस शीट में नहीं दिया था, फिर कहाँ से लिख रहे हैं, बैलेंस शीट में नहीं था तो अर्लियर उसका वैल्यू 0 था, बट नया जनरेट हुआ है वो 8000 का। तो मैंने क्या बोला, कभी भी कोई लायबिलिटी अगर क्रेडिट हुई है तो उसको आप ऐड करेंगे उसमें, राइट। तो 0 + 8000 आ जाएगा, और राइट। तो कैपिटल रिडक्शन आपको ये जो है वो हमने ट्रांसफ़र किया है कैपिटल रिजर्व में, और ये कैपिटल रिजर्व हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। इसके अलावा और कोई रिजर्व यहाँ पे आया नहीं है, तो ये एक ही रिजर्व है जो आपको वहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीज़ जो है हमारा, वो हम लोग कैपिटल रिजर्व करके उसमें कैपिटल रिजर्व शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो नहीं था, राइट, जो भी आया है वो आपका कैपिटल रिडक्शन में से आया है, उस हिसाब से हम शो कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट 8000 का है और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जनरली 4 हेडिंग्स आते हैं, राइट। कौन से होते हैं हमारे, पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बट इस क्वेश्चन के अंदर कौन से आए हैं हमने वही मेंशन करना है। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्वेश्चन में आपको देखिए कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था क्या, तो हाँ डिबेंचर जो होता है वो किस में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, तो हम लोग वो लिखेंगे, राइट। तो इसलिए मैं वो हेडिंग लिखूंगा। उसके बाद हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है एज पर फॉर्मेट शेड्यूल के हिसाब से, राइट। कंपनीज एक्ट, कंपनीज का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसके हिसाब से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद, बट वो हमें नहीं दिया है तो हम स्किप कर देंगे वैसा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सारी चीज़ें आती है। तो हमने यहाँ पे डिबेंचर्स भी है सब में हमारे और बैंक लोन भी है, तो हम उसका नोट बनाएंगे, ठीक है। तो नोट नंबर 3 यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिबेंचर। अब क्वेश्चन में अगर आप डिबेंचर्स देखेंगे बैलेंस शीट में, राइट, तो हमारे ओल्ड डिबेंचर्स जो थे वो कितने वाले थे, 12% वाले डिबेंचर्स थे। बट ये जो 7,50,000 का डिबेंचर आप देख रहे हो 12% वाले, वो तो यहाँ पे देखिए डेबिट हो गया है। तो वो 7,50,000 पहले बैलेंस शीट में से लिया, फिर वो डेबिट हो गया, मतलब वो माइनस करना है 7,50,000। तो 12% वाले जो डिबेंचर्स है वो क्या हो गए, नील हो गए। उसके बाद तो और किधर 12% डिबेंचर है नहीं, ये जो है वो सिक्योर्ड लोन है, वो डिबेंचर नहीं है, राइट। 12% डिबेंचर और कहीं पर दिख रहा है क्या, ये वाला जो है वो 14% डिबेंचर है, वो अलग है क्योंकि नाम के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 12% डिबेंचर एक्चुअली क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
अब बच रहा आपका कौन सा है, एक 14% डिबेंचर नए हमने इशू किए 1 लाख के, तो वही डिबेंचर हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। कितने का, 1 लाख का है, तो वो हम लोग लिख देंगे वहाँ पे डिबेंचर में 1 लाख। इसके अलावा और कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हुई है क्या, तो हमने लिखो लोन लिया था, राइट। तो हम लोग वो लोन कितने का लिया था हमने, तो जर्नल एंट्री में जाइए, हमने देखिए लोन लिया था अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट। 12% सिक्योर्ड लोन कितने का लिया था, 1,50,000। पहले हमारे इसमें नहीं था लायबिलिटी, बट अभी हमने वो लायबिलिटी नए लिया है, राइट, नया लोन लिया हमने, तो वो हमारे लायबिलिटीज़ में दिखेगा 1,50,000 का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते, वो सिक्योर्ड लोन लिख देते 1,50,000। तो टोटल मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना हो जाएगा, 2,50,000 का, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद और लायबिलिटीज़ में क्या है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा, राइट, नेक्स्ट क्या आता है आपका, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो तो सब में नहीं दिया है। फिर आता है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तो सब में हमें अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कोई दी नहीं है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाएंगे हमारे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी वैसे ही 4 हेडिंग्स आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये सारा कंसेप्ट में जो फॉर्मेट है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है विथ इजी ट्रिक, एक टेक्निक भी बताया जिससे आप वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा। तो अभी उसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इस क्वेश्चन में नहीं है कोई, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स, राइट, वो आएगा, तो उसके अंदर क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सारी चीज़ें, तो वो हमारे सब में थी, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो ट्रेड पेएबल के अंदर अगर हमारा क्या आएगा, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स देखिए पहले कितना था, 1,40,000, तो कैलसी में ले लीजिए 1,40,000। उसके बाद जर्नल एंट्री में देखिए क्रेडिटर्स कहीं पर आया है क्या, तो आपने देखिए डेबिट किया है, डेबिट किया मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना, 20,000। तो मैं यहाँ पे 1,40,000 जो हमने लिया है बैलेंस शीट में से, उसमें से 20 जो डेबिट हुआ है तो माइनस कर देता हूँ। उसके अलावा क्रेडिटर्स और किधर आया नहीं है, मतलब मेरा अमाउंट कितना बचेगा क्रेडिटर्स में, 1,20,000, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रेडिटर्स में, राइट। तो ट्रेड पेबल हेडिंग बनाया मैंने, लेकिन मैं उसको नोट में नहीं लिख रहा हूँ। द रीज़न इज़ ट्रेड पेबल के अंदर एक ही आइटम है आपका क्रेडिटर्स, तो मैं डायरेक्टली 1,20,000 लिख रहा हूँ। सर वो क्रेडिटर्स के अलावा बिल्स पेबल भी था, हाँ, क्वेश्चन में देखिए ज़रा, बिल्स पेबल दिया था आपको 35,000, लेकिन एक्चुअल में वो जीरो हो जाने वाला है, क्योंकि बिल्स पेबल आपको 35,000 दिया था, आपको याद रहेगा हमने बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स पेबल पे कर दिया था, राइट, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो बिल्स पेबल पहले 35,000 था, लेकिन जनरल एंट्री में हमने वो बिल्स पेबल को डेबिट किया, मतलब वो क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 35,000 था और वो डेबिट हुआ बिल्स पेबल, तो जीरो हो गया। वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 था, यहाँ पे हमने डेबिट किया उसको, तो वो जीरो हो गया। तो इसीलिए ये दो लायबिलिटीज़ जो है, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेबल, क्या हो गए आपके, नील हो गए, तो नए बैलेंस शीट में जाने वाले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ट्रेड पेबल के अंदर एक ही आइटम था आपका क्रेडिटर्स, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स के आगे डैश करके क्रेडिटर्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी में इतना ही आइटम बचता है हमारा, राइट, तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो एक्चुअल में करंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीज़ें कौन सी आती है आपकी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो नहीं था तो हमने डायरेक्टली सेकंड हेडिंग लिया उसका, ट्रेड पेबल। इसके बाद आता है अदर करंट लायबिलिटीज़, वो भी सम में नहीं है, तो वो भी स्किप कर देते हैं हम लोग। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो भी नहीं है सम के अंदर कोई भी, तो इसीलिए हम लोग यहीं पर वो स्टॉप कर देंगे। तो हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर इतनी ही चीज़ें आने वाली है, तो हम इतनी चीज़ों का टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा यहाँ पे 7,78,000। इसके बाद हमें सेम वे एसेट के लिए जाना है। एसेट जिस तरह आप लायबिलिटी में देख रहे हो 3 हेडिंग्स है, राइट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। उसी तरह एसेट के अंदर 2 मेन हेडिंग आते हैं, एक आता है नॉन करंट एसेट और एक आता है करंट एसेट। सबसे पहले हम लेंगे एसेट में नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टोटल 5 हेडिंग्स है, फिक्स एसेट, राइट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स और भी आते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट हमारे सम के लिए है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स लेने हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स एसेट्स कौन से थे हमारे, तो इसके लिए बैलेंस शीट में जाएंगे हम। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट था, वो तो वैसे ही देखिए कैंसिल हो गया है। यहाँ पे देखो ना, हमने डेबिट था 25,000 का, हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। तो हर क्वेश्चन में आपका जो इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स है वो तो आपको
कैंसिल हो गए आपके, रिटर्न ऑफ कर दिया हमने, तो उनको तो आपको नए बैलेंस शीट में लेना नहीं है। तो गुडविल, पेटेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इशू एक्सपेंस, ये सब आने वाले नहीं है। अब बचे हुए में से फिक्स एसेट कौन से आपके, तो फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, राइट। तो ये सब एसेट्स आपको लेने हैं। स्टॉक तो है, लेकिन स्टॉक फिक्स एसेट में नहीं आता, वो इन्वेंटरीज के हेडिंग में आता है। डेटर वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, राइट। बिल्स रिसीवेबल पे आपका ट्रेड रिसीवेबल में आने वाला है, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स में आपके कितने आएंगे, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। अभी इन तीनों में भी और एक एसेट है आपका, जो वो क्या हो गया, लेकर गए थे ना आपके डिबेंचर होल्डर्स, तो इसके लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी लेना नहीं है। अगर आप जनरल एक एक आइटम को देखते जाएंगे जनरल एंट्री और बैलेंस शीट में, तो भी आपको समझेगा। फर्नीचर देखिए पहले 35,000 था, यहाँ पे आपने फर्नीचर क्रेडिट किया है 10,000 का, मतलब वो कम हो गया, राइट। तो 35,000 में से 10,000 कम हो जाएगा, तो कितना बचा, 25। तो मैं यहाँ पे जब लिखूँगा, राइट, तो यहाँ पे मैं टेंजिबल एसेट्स लिखता हूँ, फिक्स एसेट्स करके, ठीक है। उसमें टेंजिबल एसेट, पहला टेंजिबल एसेट मैं ले लेता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में देखिए पहले आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दिया था, 6,50,000, राइट। जनरल एंट्री में देखा कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया, 70,000 से कम हो गया है, राइट। हमने क्रेडिट किया है उसको, तो वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो हम जनरल एंट्री यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस शीट में, पहले मैं लिख देता हूँ उसका वैल्यू 6,50,000, उसमें से हम लोग लेस कर देते हैं रिटर्न ऑफ करके 70,000, तो आउटर कॉलम में ऑटोमेटिकली 5,80,000 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो लैंड एंड बिल्डिंग 5,80,000 हो रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एसेट है आपका फर्नीचर, तो वो लिख लेते हैं। फर्नीचर का अमाउंट देखिए बैलेंस शीट में कितना दिया था आपको, बैलेंस शीट में आपको फर्नीचर कितना था, 35,000। उसके बाद यहाँ पे जनरल एंट्री में हमने 10,000 रेस किया था उसमें से, तो वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ अमाउंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते 35 इनर कॉलम में, उसमें से मैं रिटर्न ऑफ कर रहा हूँ 10,000, राइट। तो बचा हुआ अमाउंट हमारा 25,000 आ गया। उसके बाद इतना ही आपके फिक्स एसेट है, क्योंकि एक फिक्स एसेट था आपका प्लांट एंड मशीनरी, बट वो आपके डिबेंचर होल्डर्स लेकर गए थे, तो वो तो अभी नील हो गया है। तो ये दो ही फिक्स एसेट है, तो 5,80,000 प्लस 25,000 करेंगे हम, टोटल आ जाएगा 6,05,000। तो हमारा यहाँ पे टेंजिबल एसेट आ गया 6,05,000। उसके बाद फिक्स एसेट के हेडिंग के में नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, फॉर्मेट के हिसाब से हमारा नेक्स्ट आ जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बट इस सम के अंदर आपको कोई ऐसा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये सब दिया नहीं है, ना ही आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है, ना ही आपको अदर नॉन करंट एसेट है। तो आपके नॉन करंट एसेट के अंदर इतने ही एक ही आइटम था फिक्स एसेट, जो हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाएंगे हम लोग, दैट इज़ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है आपकी, तो फॉर्मेट के हिसाब से आता है पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, बट ये सब में इन्वेस्टमेंट्स नहीं था, तो हम स्किप कर देंगे। उसके बाद आता है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक, तो वो आपके सब में था स्टॉक इन ट्रेड, तो वो आपको लेना है। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे पहले हमारा स्टॉक कितना था, देखिए स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू कितना दिया था हमें, 80,000, बराबर है। और यहाँ पे आपका वैल्यू वो क्या हो गया है, कम हो गया है। कितने से कम हो गया है, 12,000 से कम हो गया है, तो हम लोग उसको माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं इन्वेंटरीज, तो मैं यहाँ पे नोट बना रहा हूँ, उसमें हम लोग जो है 80,000 था उसमें से रिड्यूस कर रहे हैं और उसको आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। आप उसको इनर कॉलम में लिखकर आउटर में लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्वेंटरीज एक ही आइटम है, इसीलिए मैं आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने उसका पहले ओरिजिनल अमाउंट बैलेंस शीट का, उसमें से वो जनरल एंट्री में आपने क्रेडिट किया था, तो 12,000 कम हो गया, बचा हुआ अमाउंट 68 बाहर आ गया। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये जो नए वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं, ये सब आपको एडजस्टमेंट में दिया था, तो वही वैल्यूज़ भी आप सोच सकते हैं। बट अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमारे लिए वो ईजी रहेगा हर सम के लिए देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल, राइट, डेटर्स, ये सब आपके ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आते हैं। तो वो भी हमारे सम में थे, तो हम उसका नोट बनाएंगे। तो वहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया था। तो हमें बिल्स रिसीवेबल भी दिया था और डेटर भी दिया था। डेटर पहले 90 था, उसमें से डेटर यहाँ पे कम हुआ है कितना, 10,000, तो हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे। तो पहले डेटर लिख रहे हैं 90, उसमें से 10,000 कम हो गया आपका, राइट। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 80,000। बिल्स रिसीवेबल था, तो बैलेंस शीट में देखिए बिल्स रिसीवेबल कितना था आपका, 15,000, राइट। बट यहाँ पे आपको बिल्स रिसीवेबल के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो वो बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू एज इट इज़ रहेगा 15,000 ही। ये दो को ऐड करेंगे तो मेरा टोटल ट्रेड रिसीवेबल मुझे मिल जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका करंट एसेट्स में, नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आता है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार बैंक और कैश तो आपके जब में आया ही होगा। तो पहले बैलेंस शीट में जाते हैं, पहले आपको कैश कितना दिया था, तो क्वेश्चन में देखिए आपका कैश इन एंड कैश एट बैंक कुछ दिया है क्या, नहीं है।
तो आपको जर्नल एंट्री में से देखना है जो भी है वो। तो जहाँ जहाँ पे कैश और बैंक आया है वो सब डेबिट होगा, जहाँ जहाँ पे वो क्रेडिट हुआ है वो माइनस करेंगे, राइट। जहाँ जहाँ पे डेबिट हुआ है वो प्लस करेंगे, जहाँ जहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो माइनस करेंगे। तो अगर पहले से कोई कैश है तो पहले वो आप लेंगे कैलसी में, फिर जहाँ पे डेबिट हुआ रहेगा वो प्लस करेंगे, क्रेडिट हुआ रहेगा वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे तो आपके पास कैश था ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक ही डेबिट हुआ है, देखिए 1,50,000 जो आया है आपके पास, तो वो डेबिट होगा 1,50,000। फिर जहाँ जहाँ पे अगर वो बैंक क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे देखिए 40 क्रेडिट हुआ है तो वो माइनस करना पड़ेगा उसमें से। उसके बाद और कहीं पर क्रेडिट हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे टोटल 1,05,000 क्रेडिट हुआ है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वो करने के बाद आपके पास बैलेंस कितना बचेगा वो आपको क्या करना होगा, लिख के दिखाना है, ठीक है। तो आपके पास कितने का आएगा, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास कितना बचेगा, 10,000, ओके। यस, बैंक का अमाउंट लेते समय यहाँ पे एक टोटल में एक मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए एक्चुअली जनरल एंट्री जब हमने किया तो उसमें 50,000, 35 और 15 यहाँ पे एक्चुअली 1,05,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो हमें अभी चेंज करना है, यहाँ पे टोटल 1 लाख आएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ये टोटल 1,05,000 नहीं आएगा, आई रिपीट मेक इट 1 लाख, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, टोटल 1 लाख आएगा। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले तो कैश नहीं था हमारे पास, यहाँ पे डेबिट हुआ है 1,50,000 में से हमने यहाँ पे 40 पे किया, बचा 1,10,000, फिर हम यहाँ पे 1 लाख पे कर रहे हैं तो बचता है हमारे पास 10 लाख। आई रिपीट ये 1,05,000 नहीं है, यहाँ पे 1 लाख आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम लोग यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो तो सब में नहीं है, ना ही हमारे पास अदर करंट एसेट्स है, तो इतना ही हमारा एलिमेंट है। तो इसका हम टोटल करेंगे तो हमारा एसेट साइड भी टैली हो जाएगा एट 7,78,000। तो ये इस तरह से हमें बैलेंस शीट बनाना होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये सम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपनी लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।